सास, बहू और बेटा। सीलमपुर नामक एक छोटे से गांव में एक छोटा सा परिवार रहता था, जिसमें रंजन अपनी पत्नी राधा के साथ रहता था। राधा गर्भवती थी। उसको उसका आखिरी महीना चल रहा था। दोनों एक साथ बहुत खुश थे और एक दिन रंजन राधा से कहता है, राधा, हम ज्यादा अमीर नहीं हैं, ऊपर से मेरी सैलरी भी ज्यादा नहीं है। देखिए जी, आप मुझसे ऐसे घुमा फिरा कर बात मत कीजिए। जो भी है सीधा बोल दीजिए। राधा, मैं चाहता हूं कि हम सिर्फ एक ही बच्चा पैदा करें और उसको अच्छी जिंदगी दें और सारा प्यार उसको ही दें। और जब वो पढ़ लिख कर बड़ा हो जाएगा तो हमें अच्छे से संभाल लेगा। आपने सही कहा। हमें एक ही बच्चा करना चाहिए, जिसे हम दुनिया की ढेर सारी खुशियां दे सकते हैं। दोनों एक बच्चा पैदा करने का फैसला ले लेते हैं और कुछ ही दिनों में राधा को एक बहुत ही प्यारा सा बेटा होता है, जिसका नाम वो दोनों मिलकर राहुल रखते हैं। राहुल जैसे जैसे बड़ा होता है, बहुत ही चिड़चिड़ा और मतलबी बन जाता है। एक दिन राधा की तबीयत खराब हो जाती है। वो अपने कमरे में आराम कर रही होती है, तभी वहां राहुल आता है। बेटा, जरा एक गिलास पानी देना, मुझे दवाई खानी है। अरे माँ, खुद ले लो तुम, मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने जा रहा हूँ। राहुल अपनी माँ को एक गिलास पानी भी नहीं देता और वहां से निकल जाता है। तभी हॉल से लैंडलाइन पर एक कॉल आता है, जिसके बाद राधा बड़ी मुश्किल से फोन उठाने जाती है। फोन पर कोई कहता है, मैं डॉक्टर बोल रहा हूँ। दरअसल आपके पति ने आपको यह बताने के लिए मना किया था कि उनको ब्रेन ट्यूमर है। उनकी अचानक से हालत खराब हुई और अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। ये सुनने के बाद राधा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो वहीं बेहोश हो जाती है। तभी वहां राहुल आता है और अपनी मां की ये हालत देखकर उन्हें तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाता है। जब राधा को होश आता है तो वो बहुत जोर से रोने लगती है और सारी बात राहुल को बताती है। वो दोनों मिलकर रंजन का अंतिम संस्कार करते हैं, जिसके बाद राधा राहुल से कहती है, बेटा, अब तुम्हारे पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे। आज से बेटा, इस घर की जिम्मेदारी तुम्हारी है। माँ, आप ये कैसी बात कर रही हो? अभी तो मेरी मौज मस्ती करने की उम्र है। मुझ पर घर की जिम्मेदारियां मत थोपो। ये कहकर राहुल वहां से चला जाता है और बेचारी राधा बड़ी मायूस हो जाती है। उसी रात राधा देर रात तक जागकर राहुल का इंतजार करती है। अरे, कितनी देर हो गई इस लड़के को, अभी तक घर नहीं आया है। तभी दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है और राधा दरवाजा खोलने जाती है। उसके सामने राहुल के कुछ दोस्त होते हैं, जो राहुल को घर छोड़ने के लिए आते हैं। और राहुल नशे की हालत में होता है। वो खुद को भी संभालने की हालत में नहीं होता। राहुल, ये क्या हालत बना रखी है बेटा तुमने? क्या इस दिन के लिए तुम्हें मैंने बड़ा किया था? क्या इसीलिए ही तुम्हें मैंने पढ़ाया लिखाया? मैंने सोचा था कि तुम मुझे एक दिन सहारा दोगे, लेकिन यहाँ तो मैं ही तुम्हें सहारा दे रही हूँ। चल हट बुढ़िया, मेरा दिमाग मत खा और जाके अपने कमरे में सो जा, समझी? ये कहकर वो अपने कमरे में चला जाता है और ऐसे ही धीरे धीरे वो बहुत बिगड़ जाता है। एक दिन राधा को एक सुझाव आता है। क्यों ना मैं राहुल की शादी कर दूं? जब बहू आ जाएगी तो खुद ही संभल जाएगा, और फिर उसकी शादी लायक उम्र भी हो गई है। ऐसा सोचकर राधा राहुल की शादी एक कविता नाम की लड़की से करवा देती है, जिसके बाद राहुल अपनी के साथ खुशी से रहने लगता है। अब वो बहुत बदल जाता है और एक अच्छी नौकरी भी करने लगता है। शादी के बाद कविता भी घर की सारी जिम्मेदारियों को संभाल लेती है। एक दिन घर की सफाई करते समय कविता के हाथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स लग जाते हैं। अरे, इन डॉक्यूमेंट्स पर तो माँ जी का नाम लिखा है। जरा देखूं तो इनके अंदर क्या है। कविता राधा के डॉक्यूमेंट्स पढ़ने लगती है। हाय मोरी दैया, ये तो प्रॉपर्टी के पेपर हैं, और इन पेपर में तो साफ साफ लिखा है कि माँ जी के मरने के बाद सारी प्रॉपर्टी अनाथ बच्चों के आश्रम में दान हो जाएगी। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। इस प्रॉपर्टी पर सिर्फ हमारा हक है। कविता के मन में लालच आ जाता है और वो राहुल को
उसकी माँ के खिलाफ पूरी तरह से भड़का देती है। कुछ ही दिनों में कविता राधा से सारी प्रॉपर्टी राहुल के नाम करवा देती है, जिसके बाद कविता में बहुत घमंड आ जाता है और वो अपनी सास की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करती। अरे ओ बुढ़िया, चल नीचे आ जा और खाना खा ले। बहू, ये तुम कैसे बात कर रही हो? क्या अपनी सास से बात करने का तरीका भूल गई हो? चिल्लाओ मत, चिल्लाना मुझे भी आता है। और वैसे भी अब तुम्हारा इस घर में कुछ बचा नहीं है, समझी तुम? कविता की ये बातें सुनकर राधा बहुत हैरान रह जाती है और उस दिन के बाद से कविता घर के सारे काम राधा से करवाने लगती है। एक दिन उनके घर कविता की एक दोस्त आती है जिसका नाम काजल होता है। वो तीनों आपस में बात कर रहे होते हैं। पता है कविता, मेरी सास बहुत ही प्यारी है। मेरे तो भाग्य ही खुल गई शादी के बाद। अरे, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। वो लोग ये सब बोल ही रहे होते हैं, इतने में वहां राधा उनके लिए चाय लेकर आती है। अरे कविता, ये औरत कौन है जो चाय लेकर आई है? अरे ये मेरी नौकरानी है और कोई नहीं। इतना ज्यादा ध्यान मत दे इसके ऊपर। हाँ हाँ, नौकरानी है। अरे तो तुमने इतनी बुढ़िया को नौकरी पर क्यों रखा है? इससे अच्छा तो कोई मॉडर्न नौकरानी रख लो, घर में भी अच्छी लगे। उन तीनों की बात राधा सुन लेती है, जिसे सुनकर वो बेचारी बहुत रोने लगती है। वहीं दूसरी तरफ राधा की वजह से कविता को अपनी बेइज्जती महसूस होती है, इसलिए वो गुस्से से राधा के पास आती है और कहती है, अरे ओ बुढ़िया, तूने बहुत बेइज्जती करवा ली मेरी। आज के बाद ये सब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। चल मेरे साथ। कविता राधा का हाथ पकड़ के उसे घर के पीछे वाले टॉयलेट में ले जाती है और कहती है, आज से यही है तेरा घर और तू यहीं सोएगी। बहू, मेरे साथ ऐसा मत करो। मैं टॉयलेट में कैसे रहूंगी बहू? ऊपर से मैं बीमार भी हूँ। कविता उसकी एक भी नहीं सुनती और उसे वहीं छोड़कर चली जाती है। बेचारी राधा रोने लगती है। हे भगवान, ये कैसा न्याय है तेरा? मैंने सिर्फ एक औलाद को जन्म इसलिए दिया था ताकि वो बड़ी होकर मेरा सहारा बने, लेकिन आज उसी की वजह से मैं बेसहारा हो गई हूँ। कविता राधा के साथ बहुत अन्याय करती है और उसे सुबह शाम सूखी रोटी पानी के साथ देती है, जिसकी वजह से उसके पेट में दर्द होने लगता है और एक दिन उसकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है और वो टॉयलेट में ही अपना दम तोड़ देती है। लेकिन राहुल और कविता को राधा के मरने का कोई अफसोस नहीं होता और वो राधा का अंतिम संस्कार भी नहीं करते, उसे पानी में बहा देते हैं। तो दोस्तों, कहानी से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने माता पिता के प्यार का गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि एक माता पिता का मूल्य सबसे बढ़कर होता है, जो एक बार खो जाए तो ढूंढना मुश्किल हो जाता है।